Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 17th August of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा पहला क्वेश्चन है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब स्टैब्लिश किया गया था? आपको बताना है कमेंट सेक्शन कि ईडी कब स्टैब्लिश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, पीएमआरएलएम, ये जो प्रधानमंत्री रूरल लिवलीहुड मिशन है, ये कब स्टैब्लिश किया गया था? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम बताना है कि जो रशिया की स्पेस एजेंसीज हैं उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रशिया की स्पेस एजेंसीज, ये तीन क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप एक और क्वेश्चन बताते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ये भी है कि पीएम केयर्स फंड जो है, पीएम केयर्स फंड पीएम केयर्स फंड उसका चेयरमैन कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चेयरमैन कौन होता है पीएम केयर्स फंड का। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, यूएस एफडीए नॉट फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट, कि यूएसए की जो एफडीए है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या कहते हैं रैपिड इनएक्सपेंसिव जो सलाइवा टेस्ट है वो इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा तेज उसमें रिजल्ट आता है। तो उसको नोट कर दिया यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। इस न्यूज़ में वही बताया गया था, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द नोवल कोरोना वायरस दैट यूजेस सेवरल सलाइवा सैंपल्स वर ग्रांटेड एन इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन, कि उसे अथॉराइजेशन मिल चुका है। ये जो इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है उसे ही सलाइवा डायरेक्ट कहा जाता है। ये जो इनएक्सपेंसिव जो सलाइवा सैंपल से टेस्ट हो रहा है उसे ही सलाइवा डायरेक्ट कहा जाता है। इसमें बताया गया कि सेंसिटिविटी इस टेस्ट की क्या है, 93% की सेंसिटिविटी है। और इसके जो एरर आते हैं मैक्सिमम, इसमें जो एरर आते हैं 7% जो एरर इसमें दिया है कि 93% की सेंसिटिविटी है, करेक्ट डिसीजन देगा। और 7% एरर जो आते हैं वो जब कलेक्शन होता है क्या कहते हैं सैंपल का, उस वक्त उस कारण से ये आते हैं। कलेक्शन सैंपल जब होता है तो उस वक्त ये उस वजह से ये सब इसमें 7% जो एरर है वो उसी कारण आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, 4G इंटरनेट रिस्टोर्ड इन टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, कि जम्मू कश्मीर की दो डिस्ट्रिक्ट्स में 4G इंटरनेट कैमरे फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5G और 4G के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं अलग से। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं एग्जाम राइटिंग आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हम ये देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन 5G एंड 4G। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, ये डिस्क्रिप्शन पर लिंक से कर सकते हैं। 5G 4G से किस तरह डिफरेंट है? 5G यूज़ करता है मच हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी 28 गीगाहर्ट्ज़ की, और 4G काफ़ी कम क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, 700 मेगाहर्ट्ज़ से 2500 मेगाहर्ट्ज़ से। 5G में डाटा बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं ट्रांसफ़र होता है, लेकिन 4G में उतना तेज़ डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। 5G में लेटेंसी बहुत कम होती है और 4G में लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेटेंसी मतलब कितना तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र होगा, कितना समय लगेगा। तो क्या कहते हैं 4G में समय लगता है ज़्यादा और 5G में कम लगता है। ये हाउ 5G टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया, कि डिजिटल इंडिया के लिए और हाई स्पीड के लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेटर गवर्नेंस के लिए, कि बेटर स्पीड रहेगी तो गवर्नेंस जो क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने में के लिए, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी का देखने में, ये गवर्नेंस इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लो लेटेंसी होती है, क्योंकि इसमें लो लेटेंसी होती है तो डाटा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो कोई कह नहीं सकता कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हो नहीं रहा डाटा, ये थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसा कोई कह नहीं सकता। डाटा काफ़ी तेज़ ट्रांसफ़र होता है इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ये भी एक है। इनहेंस नेटवर्क कवरेज, ये नेटवर्क कवरेज को भी इम्प्रूव करेगा, जो क्या कहते हैं 4G में थोड़ा कम है तो वो इससे इम्प्रूव होगा। इंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री को भी क्या कहते हैं प्रॉफिट देगा, कि जैसे हमने देखा कि आजकल वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो क्या कहते हैं जो इन सबको बनाने हैं बनती है तो ये नेट यूज़ होता है जब लोग देखते हैं, तो मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कहते हैं 5G बढ़ेगा तो स्पीड आएगी तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। इनहेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को भी इनहेंस करेगा हमारी 5G टेक्नोलॉजी, ज़्यादा स्पीड देगी तो हैकर्स जो हमारे कंप्यूटर को हैक करते हैं, जो कहते हैं इंपॉर्टेंट डाटा हैक करने की कोशिश करते हैं, उससे 5G से वो लोग रोके जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, की लॉजिस्टिक एंड शिपिंग जो होता है उसको कंट्रोल करने में वर्क होगा। स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ में भी ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी में एक प्रोजेक्ट वाईफाई का भी होता है, तो वाईफाई में स्पीड अच्छी होनी चाहिए तभी हम क्या कहते हैं काम कर सकते हैं। कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, स्मार्ट पावर ग्रिड, इन सब में ये 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, कोलकाता दार्जिलिंग जूस गोज ऑनलाइन,
कि जो ये 2 ज़ू हैं इनको ऑनलाइन कर दिया गया, जो अलीपुर ज़ूलॉजिकल गार्डन कोलकाता और पंजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। ये दो ज़ू जो हैं उनको क्या कहते हैं ऑनलाइन कर दिया गया है। इनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी एनिमल्स की, क्योंकि जैसे ये जो 2 ज़ू हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस रहती है। इस समय पे तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस रहती है। लोग क्या कहते हैं हर साल एक बार जो वहाँ के लोग हैं ज़रूर उस ज़ू को जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, लोगों का मानना है। इसलिए लगता है लगभग इसमें माना जाता है कि एवरी ईयर लगभग 35 लाख लोग विजिट करते हैं अलीपुर ज़ू जो है, जो वेस्ट बंगाल की ज़ू है, वहाँ पे 35 लाख लोग हर साल विजिट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो इसे ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, जिससे क्या कहते हैं बच्चों को दिक्कत ना हो। जो बच्चे इस वक्त छोटे छोटे हैं उनको जानवर देखने को मिल जाए आराम से, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग से वो लोग देख सकेंगे। तो ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए देख लेते हैं हिंदू ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन और ये पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। ये जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, ये जूलॉजिकल गार्डन है अलीपुर में। ये इसको अलीपुर जू या कलकत्ता जू भी कहा जाता है। इंडिया की ओल्डेस्ट फॉर्मली स्टैटिकल जूलॉजिकल पार्क है। ये का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क जो इंडिया में वो यही है। इसे रॉयल और ब्रिटिश मेजर से बनाया गया था और बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन कोलकाता है वेस्ट बंगाल। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है वेस्ट बंगाल में। ये चालू किया गया था सिंस 1876 में और कवर्स 18.811 हेक्टेयर 46.48 एकर्स में ये फैला हुआ है जू। इट इज़ प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द न्यू एक्सपायर्ड एल्बेरा जाइंट टॉर्टोइज एल्वाटा। जो इस वक्त एल्डेबरा जाइंट टॉर्टोइज है एल्वाटा, उसको कहते हैं, जो एक्सपायर कर गया है, उसके लिए मेनली जाना जाता था। Woz was reputed to have been over 250 years old when he died in 2006। और ऐसा माना जाता है कि वो 250 साल का था जब वो 2006 में मरा है। तो वो 250 साल का क्या कहते हैं था, ऐसा माना जाता है ये टॉर्टोइज। देखते हैं अगली, जो अदना अगला है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं 67.56 एकड़ का जू जू है। ये दार्जिलिंग पड़ता है और ये इंडियन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में है। द जू वॉज ओपन इन 1958। इसे 1958 में शुरू किया गया था। एवरेज एलिवेशन ऑफ 7,000 फीट। सबसे लार्जेस्ट हायर एल्टीट्यूड जो जू जू है जो इंडिया में, वो यही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू कहाँ पे है, तो ये दार्जिलिंग में है। इट स्पेशलाइज इन ब्रीडिंग एनिमल अडेप्टेड टू एल्पाइन कंडीशन, जो एल्पाइन कंडीशन को अडेप्ट कर सकते हैं उन जानवरों के लिए वहीं पे मेनली पाए जाते हैं। द जू अट्रैक्ट्स अबाउट 3 लाख विजिटर्स एवरी ईयर, कि 3 लाख विजिटर एवरी ईयर माने आते हैं, ऐसा माना जाता है। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर पंजा नायडू, डॉटर ऑफ सरोजिनी नायडू। कहते हैं सरोजिनी नायडू थी, उनकी जो डॉटर थी पंजा नायडू, उनके नाम पे इस जू को रखा गया है। चलिए इसमें ये भी लिखा है कि इधर सो ज़्यादा सेंटर है फॉर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसमें भी वर्क करता है, रेड पांडा प्रोग्राम, और इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, और मेंबर भी है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डीएमआरसी बिगेन्स वर्क ऑन ब्रिज ओवर यमुना, कि डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल और कॉरपोरेशन ने वर्क चालू किया यमुना में एक 5th मेट्रो ब्रिज बनाने वाले हैं। 5th मेट्रो ब्रिज यमुना में, जो मजलिस पार्क से मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर तक होगा, फेज़ 4। ये 500 मीटर लॉन्ग होगा, जो सोरगढ़ मेट्रो स्टेशन और सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के बीच में होगा। इसे सीएलसी मेथड से बनाने की बात की गई है। सीएलसी कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन की गए थे। कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे हो गया ये एक पिलर हो गया, ठीक, पिलर हो गया, यहाँ पे पिलर हो गया, पूरी नदी है यहाँ पे। तो ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल एरिया है इसको कैंटिलीवर से होल्ड किया जाता है, कि कैंटिलीवर से इसे होल्ड किया जाता है, पूरा ज़्यादा पूरा पूरा ये कैंटिलीवर से होल्ड होता है। तो क्या कहते हैं यही बात की गई कि सीएलसी मेथड से ही बनेगा मेट्रो ब्रिज, ऐसा बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पहला एडिटोरियल आता है लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट, कि फाइंडिंग प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट रिफ्लेक्ट्स अ लो थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म, कि जैसे हम जानते हैं कि प्रशांत भूषण को गिल्टी मान लिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर, उनको उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, तो इसलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर इस एडिटोरियल को देखेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जीएस पेपर 2 में आता है जुडिशरी के। ये जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बाद इसे ऐसा माना जाता है कि ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, जो डिसरिस्पेक्ट शो करे डिग्निटी या अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को, उसे उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है।
ये दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वो होते हैं जो विलफुल डिसोबीडियंस दिखाते हैं किसी जजमेंट या ऑर्डर या उस पर एक विलफुल डिसोबीडियंस दिखाएं, और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं वो स्कैंडलाइज करते हैं कोर्ट को बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी को। जैसे ये प्रशांत भूषण के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ लगा है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके सीजीआई जो थे उनके ऊपर ट्वीट किया कि वो ऐसी महंगी बाइक कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है क्या? ये एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट एंड रेगुलेट देयर प्रोसीजर। कि ये कोर्ट को पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसके ऊपर लगे उसको पनिश कर सके और पूरे प्रोसीजर के साथ करे। इट वॉज अमेंडेड इन 2006, इसको 2006 में अमेंड किया गया और इसमें डिफेंस ऑफ ट्रुथ भी जोड़ दिया गया अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन। जो सेक्शन 13 था ओरिजिनल लेजिस्लेशन का, उसमें डिफेंस ऑफ ट्रुथ भी जोड़ दिया गया। इसमें पनिशमेंट क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? 6 महीने की सज़ा या 2,000 फाइन या दोनों, ये सज़ा है इसकी पनिशमेंट की। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया गया था इट इज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इट्सेल्फ। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा था अपनी रूलिंग में कि वो पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर लगा हो या किसी उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो उनके ऊपर किसी ने डिसरिस्पेक्ट शो की हो तो वो पनिश कर सकती है। इसी तरह हाई कोर्ट ने भी ऐसे कहा था कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के द्वारा किसी को पनिश कर सकती है अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी डिसरिस्पेक्ट करता है। इसकी नीड क्या है? इसकी नीड है कि टू अपहोल्ड द मैजिस्ट्रेट डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी मेंटेन करने के लिए, कि क्या कहते हैं जो जजेस हैं वो विदाउट फियर फेयर अफेक्शन एंड इल विल के डिसीजन ले सके, इसलिए ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है कि 129 कहता है कि ग्रैंड सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंसेंट फॉर इट्सेल्फ। कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है वो खुद से किसी को भी जो कंटेंट ऑफ कोर्ट करे उसको पनिश कर सकता है। ये कल भी इस पे आया था आर्टिकल 129 में, क्या कहते हैं सुमोटो आया था कि सुमोटो से कर सकता है। आप क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इसमें आगे देखते हैं सुमोटो भी हम जो है लिखा। आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पनिश कर सकता है किसी पर्सन को कंटेंट ऑफ कोर्ट के नाम पे। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट पनिश कर सकता है। इससे इश्यूज क्या हैं इसमें? कहते हैं आर्टिकल 19(1) ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कहता है कि सबके पास फ्रीडम है स्पीक बोलने की कोर्ट्स की फंक्शनिंग के ऊपर, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो वो अगर डिसरिस्पेक्ट उनको लगा जजेस को तो वो हम पर क्या कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। तो ये किस तरह की हमारी फ्रीडम हुई? फिर किस बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हुआ? तो इसमें ये बात की गई है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज मीन बाय स्यूमोटो। कल ये आया था कि स्यूमोटो वाला, कि स्यूमोटो मतलब कि डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ अथॉरिटी टेकन विदाउट फॉर्मल प्रॉम्प्टिंग विद फ्रॉम अनदर पार्टी। कहते हैं कि जज खुद से डिसीजन ले सकते हैं किसी भी प्रेयर मोशन और रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्टी। कोई पार्टी से रिक्वेस्ट आए या ना आए, खुद से सुप्रीम कोर्ट जज अगर कोई कंटेम्प्ट लगा कि कोई इंसान उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है उसके ऊपर लग सकता है, तो उस पर लगाया जा सकता है, खुद से लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एडिटोरियल को। एडिटोरियल में क्या था? इसमें वही बताया कि प्रशांत भूषण ने कहा कि वो डिग्निटी एंड मेजेस्टी ऑफ द कोर्ट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, कि उन्होंने इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट टू ट्वीट्स एंड नॉट सेट ऑफ स्कैंडलस और स्क्रिचुअल एलिगेशन हैव ऑकेजन द हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट। कि इतना ज़्यादा स्कैंडलस नहीं था ना स्क्रिचलेस था, लेकिन तब भी उनके ऊपर इतना बड़ा क्या कहते हैं ट्रीटमेंट उनकी तरह किया जा रहा है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। जैसे पहला जो उन्होंने ट्वीट किया था, पहला ट्वीट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किया था, ऐसे अबोध बोबडे के ऊपर, कि उनके ऊपर एक क्रिटिकल रिमार्क किया था कि वो that he was denying citizens resource to justice for fundamental right violation may be aggravated by unwanted view on the absence of physical hearings now। कि उन्होंने एक क्रिटिकल व्यू किया था सिर्फ और कुछ नहीं, लेकिन तब भी उनके ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट लग गया। उन्होंने अपने सेकंड ट्वीट में क्या कहते हैं जो प्रशांत भूषण है उन्होंने ये भी कहा था कि जो लास्ट फोर सीजीआईस थे, इसमें उन्होंने लास्ट फोर सीजीआईस पे कहा था कि वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं डेमोक्रेसी का लास्ट 6 साल से, ऐसा उनका कहना था अपने ट्वीट में। तो इसलिए उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा है। लास्ट में ये भी कहा गया है इफ एट ऑल इट फॉल्स इन द एस्टिमेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ इट मे ओनली बिकॉज ऑफ अ ग्रोइंग परसेप्शन ऑफ जुडिशियल इन्वेजन। कि सेल्फ इम्पोज रिटाइजेंस, कि वही कि जैसे हमने देखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है कि एग्जीक्यूटिव पावर दिया एक तरह से, तो उसी बारे में ये बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देख, अगला एडिटोरियल आता है बिग गोल्स। कि वाइल सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ गवर्नेंस चैलेंज। कि इंडिया को नहीं भूलना चाहिए अपनी गवर्नेंस चैलेंजेस को। कि इस पूरे ये जो दो एडिटोरियल आए हैं, एक ये एडिटोरियल, एक ये एडिटोरियल और एक
ये ऊपर वाला, दोनों जो पीएम की स्पीच थे उसी के ऊपर है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भाई कि हेल्थ वर्कर्स के नाम पे क्या कहते हैं जल जीवन जो मिशन चालू किया उसके बारे में बताया गया है। और फिर इसमें वो भी नेशनल जो डिजिटल हेल्थ मिशन चालू किया है उसके बारे में जो उन्होंने अपनी स्पीच में बताया है 90 मिनट की स्पीच में, उसके बारे में बताया गया है। इसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि भाई कि जैसे हमने उन्होंने कोई उस पर बात नहीं की जो एलएसी या एलओसी पे हो रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है उनके द्वारा। लेकिन उन्होंने कहा कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ चाइना और पाकिस्तान, कोई भी मेंशन नहीं था चाइना या पाकिस्तान का। उन्होंने सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ और जो गवर्नमेंट पॉलिसी चालू होने वाली उनके बारे में सिर्फ बताया। चलिए देख लेते हैं, इसमें बताया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, उसको अलग से देख लेते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। देखिए ये कहते हैं इसी ने रिकमेंड किया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। ये कहता है कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हेल्थ डाटा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हेल्थ डाटा रहता है सभी का, तो उसको एक करने के लिए कि एक फाइल में आ जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा हम क्या कहते हैं, इसे हम कल भी बात कर चुके हैं कि एक आधार कार्ड की तरह है, पूरी तरह यूआईडीए ही करेगा इसे। इसमें बताया गया है कि इसका ब्लूप्रिंट जो था, इसमें हेल्थ मिनिस्टर ने डिसाइड किया था कि कंसल्ट करके यूआईडीए के साथ, यूनिक आइडेंटिफायर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिल के क्या था कि जैसे आधार कार्ड इशू किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके कि पीएचआई जैसे किए गए थे वैसे इसे भी किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो था वो इस कमेटी के द्वारा बना था। ये 14 मेंबर की कमेटी थी। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट से, नीति आयोग, एमीटा, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, एनआईसीसी, डीएससी एंड एम्स के मेंबर्स इसमें थे इस कमेटी में। इसमें कई और बातें भी की गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी। इसमें बताया गया था एस्पिरेशन वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल मेक सेंस ओनली व्हेन द एवरेज इंडियन रियलाइजेस द फ्रीडम टू बी। कि तभी सेंस करेंगे जब हम एक नॉर्मल इंसान उसको फ़ायदा उठा सके। इसमें लिखा है अंडरलाइन द आर्टिकुलेशन ऑफ बोथ द एक्सपोनेंट्स ऑफ राम राज वाज द कंसेप्शन ऑफ सिटीजन एज अ फ्रीडम। कि हमेशा से हम सुन रहे हैं कि राम राज आएगा, राम राज आएगा, कि तभी सिटीजन जो नॉर्मल इंसान है वो आराम से जी सकेगा राम राज में ही, ऐसा इनका कहना था। शुरू से हम यही सुन रहे हैं। व्हाट इज़ लॉ, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट लॉ क्या होता है। एनी इवेंट और फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ इज अ लॉ। कोई भी इवेंट या फिनोमेना जो बार बार हो उसे ही लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल सीड होता है, वो एप्पल उगाता है, उस सीड से कई एप्पल उगते हैं, कई मिलियन एप्पल उगते हैं, कई बिलियन एप्पल्स उगते हैं, तो एक सीड से ही उगते हैं। तो उसी तरह एप्पल सीड विल नॉट प्रोड्यूस बनाना बिकॉज एन एप्पल सीड इज बाउंडेड बाई इट्स ओन क्वालिटी। कि एप्पल सीड से एप्पल ही उग सकता है, बनाना नहीं उग सकता। इसमें ये उदाहरण दिया गया है। तो उसी तरह बाय दिस लॉ फिश लर्न्स स्विम एंड ईगल लर्न्स टू सोर इन द स्काई। जैसे फिश लर्न करती स्विम करना और ईगल उड़ना, उसी तरह अ लॉ और हार्ट बीट 72 टाइम्स। कि जैसे हमारा हार्ट भी बीट करता है 72 टाइम्स अ मिनट, बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है नॉर्मल। सो टू ब्रेक अ लॉ इज टू अगेंस्ट नेचर एंड रिस्क वंस लाइफ। कि किसी लॉ को ब्रेक करना उसी तरह है कि नेचर को हार्म करना और किसी की लाइफ को रिस्क करना। इस पूरे में यही बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया मैनी पीपल कंफ्यूज फ्रीडम में मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस। की कई लोग कहते हैं फ्रीडम को कंफ्यूज करते हैं फ्रीडम विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस, जो चॉइसेस की मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ मिक्स करके कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेलीविजन चैनल, पॉलिटिकल आउटफिट्स और शैम्पू ब्रांड टेंड टू कंफ्यूज अस रेदर देन हेल्प अस चूज बेटर। कि हमें ये कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं और चूज़ करने में दिक्कत करते हैं। Fewer good options could have been a better way to weed out undesirable option। कि undesirable options हो उनको फिर आउट करने के लिए हेल्प। लास्ट में इसमें कहा गया था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल है हमारा उसको प्रॉमिस करता है डिलीवरी ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यूज जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ द सिटीजन, इन सबको मेंटेन करने की बात करता है प्रीएम्बल हमारा। दे मेक सेंस ओनली व्हेन द एवरेज इंडियन रियलाइजेस द फ्रीडम टू बी। कि तभी ये सेंस करते हैं जब एक नॉर्मल इंसान भी इसकी रियलाइज़ करे कि इसकी फ्रीडम होनी चाहिए एंड नॉट टू बी को ऑप्टेड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। और उसके साथ ना आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के साथ ना भाग जाए। तो ये तभी हो सकता है, इसमें ये बात की गई है। राम राज विल रिमेन एन इंचेंटिंग यूटोपिया। कि राम राज हमेशा से ही एक इंचेंटिंग यूटोपिया रहेगा, कि हमेशा कि हम राम राज लाएंगे, लेकिन तब तक राम राज नहीं आएगा जब तक खुद लोग नहीं समझेंगे कि राम राज हमें कैसे लाना है, कैसे हमें फ्रीडम चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
पीएमओ डिनाइज आरटीआई प्ली सीकिंग ऑन पीएम केयर्स फंड, कि पीएमओ ने आरटीआई प्ली जो थी कहते हैं इन पीएम केयर्स के इन्फो के लिए उसे कहते हैं डिनाई कर दिया गया है। इसमें वही बताया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट आता है आरटीआई और पीएम केयर्स, इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम ऐसा करेंगे तो लोग जान जाएंगे, जिससे हमेशा से लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, जब इसका इन्फो आ जाएगा तो लोग पूछेंगे कि कहाँ पैसा गया, किस तरह से इतना ज़्यादा क्यों खर्च किया। तो इस तरह के क्वेश्चन बचने के लिए हम इसे आरटीआई के अंदर नहीं ला रहे हैं पीएम केयर्स को, ऐसा इनका कहना था। चलिए देख लेते हैं आरटीआई और पीएम केयर्स को अलग से। आरटीआई आरटीआई का अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है उसमें प्रेसिडेंट एसेंट भी जोड़ दिया गया है, कि प्रेसिडेंट का एसेंट भी होना चाहिए, इसमें जोड़ा गया है। द राइट टू इंफॉर्मेशन कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉज इन द कंट्री, से वन ऑफ द सक्सेसफुल लॉज ऑफ द कंट्री माना जाता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को राइट देता है कि वो क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट को। इट डिक्टेट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन हु सीक्स इट, एक टाइम के अंदर ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना होता है, इसमें ऐसा है। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया था टू इंश्योर दैट द पोर्टल इज प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजन सो दैट दे कैन सर्च एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन क्विकली, कि जिससे सिटीजन्स भी और नॉर्मल भी इंसान भी सर्च कर सके, इन्फॉर्मेशन पा सके किसी भी चीज़ में, इसलिए इसे चालू किया गया था। ऐसा माना जाता है कि 60 लाख एप्लीकेशन हर साल फाइल किए जाते हैं आरटीआई के नाम पे। ये सिटीजन्स और मीडिया दोनों यूज़ करते हैं आरटीआई को डाटा फाइंड करने के लिए। अंडर आरटीआई एक्ट 2005, पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ their स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, कि पब्लिक अथॉरिटी जो होती, आरटीआई एक्ट जो 2005 था उसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी को अपने स्ट्रक्चर फंक्शनिंग के पूरे डाटा को रखना चाहिए, पूरे एक्सपेक्ट को रखना चाहिए, किस तरह स्ट्रक्चर उसका है, कैसी फंक्शनिंग चल रही, उसको रखना चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उनसे कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसमें पूछ कब जोड़ा गया था। पीएम केयर्स फंड क्या होता है? पीएम केयर्स फंड को हम लोग कई बार देख चुके हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं, इसके अदर मेंबर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। ये माइक्रो डोनेशन जो होती है, छोटी छोटी डोनेशन जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल से आती है, उसको मिला के एक बड़े अमाउंट को लोगों के लिए यूज़ करने के लिए इसे बनाया गया था। द फंड विल स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज, की डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। इट कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड विल क्वालिफाई सीएसआर एक्सपेंडिचर, की द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा था कि कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है कि पीएम केयर्स फंड के लिए तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा कंपनीज विद मिनिमम नेटवर्थ 5,000 करोड़ जो है, और यह जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर है, उसका या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, उसे एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट 3 साल के लिए सीसीआर एक्टिविटीज़ के लिए देना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए देना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।